नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज का हमारा विषय है परिवार की आवश्यकताएं व भूखंड योजना। गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जितने भी वीडियोस हमने आपको दिए हैं, क्योंकि आपको पता होगा, अब तक तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर होम मैनेजमेंट का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रतिदिन होता है। सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन 1 है, आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? क्या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है या फिर R.S. देशपांडे की है, उमा बर्नेट सेट की है या फिर निम्न में से कोई नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, ये एक डेफिनेशन है और जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनको रटना या फिर थोड़ा कुछ हाईलाइट करके कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ शब्दों को हाईलाइट कर लिया करो, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत आदि। ये सब किसने बोला है? हम सभी जानते हैं, किसी भी मकान में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे करके कोरिलेट कर लीजिएगा। तो ये किसने बोला? R.S. देशपांडे ने। और ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, एक घर में दीवारें, छत, खिड़कियाँ, फर्श वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें आप ऐसे करके कोरिलेट करके ये किसने बोला? R.S. देशपांडे ने ये परिभाषा दी है, याद कर सकते हैं। अच्छा, उमा बर्नेट की बात करें, उमा बर्नेट सेट कौन है? तो इन्होंने जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है प्रजातंत्र एवं परिवार, ठीक है, एवं परिवार। इन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं किसी भी घर या मकान के विषय में, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है कि पारिवारिक जीवन में क्या होता है, पारिवारिक जीवन का जो सार होता है क्या होता है? व्यक्तिगत संबंध होता है, ठीक है। ये सब कहाँ रहते हैं? एक मकान में, किसी एक स्थान पर रहते हैं। वही स्थान क्या है? उनका घर है। उस घर को हम आवास भी कह सकते हैं, निवास भी कह सकते हैं, गृह भी कह सकते हैं, शरण स्थल भी कह सकते हैं। ये इन्होंने कहा है, ठीक है, उमा बर्नेट ने। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये मैंने वही चीज़ लिख दी है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आवास, निवास, गृह, घर आदि शब्द हम किसके लिए? शरण स्थल के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर उसका दुर्ग, किला होता है। यह कथन किसका है? क्या निकिल एवं डॉल्सी का है, ग्रॉस एवं क्रेंडल का है, एडवर्ड कोक का है या फिर राजमल का है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर कैसा होता है? एक दुर्ग होता है, किला होता है। और बात सही है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबके मकान अपनी तरीके के होते हैं, लेकिन सुकून तो घर में ही आकर मिलता है ना। तो ये इन्होंने बोला है, एडवर्ड कोक ने। सी ऑप्शन सही होगा। ये दो डेफिनेशन ने मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आ सकती हैं, तो मैंने इनको आपको दिया, इन्हें समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, घर की विशेषताएं हैं। यह चेतन स्वरूप है, विवाह के बाद ही बदला जाता है, घर अखंड है व जीवंतता अक्षय है। डी उपर्युक्त सभी। क्या सही होगा यहाँ पर बताइए? देखो, घर और मकान दो चीज़ों को कभी एक पर्याय मत मानना। क्यों? घर में क्या होता है? घर में प्रेम होता है, ठीक है। और मकान क्या होता है? एक ढांचा होता है, ईंट, सीमेंट, कुछ सामग्री का बना हुआ होता है, उसमें कोई प्रेम या कुछ भावना नहीं होती है। लेकिन जो घर होता है वो हमारे प्रेम से, परस्पर संबंध से, सहयोग से, स्नेह से बनता है, उसमें भावनाएं पाई जाती हैं। तो बात हो रही है घर की, ना कि मकान की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। घर कैसा होता है? अखंड भी होता है और उसमें जीवंतता पाई जाती है, ठीक है। विवाह के बाद ही बदला जाता है, ज़्यादातर आप जानते हो विवाह के बाद ही घर बदलते हैं, नहीं तो बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं। और ये चेतन स्वरूप होता है, मतलब चेतना मतलब अपने मन की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सेटिंग होती है घर से, ठीक है। मकान की बात होगी तो जड़ संरचना है, एक संरचना है जो किसी जड़ मतलब नींव से जुड़ा हुआ है, बस नींव है, उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो अगर बात हो जड़ संरचना क्या है, तो वो घर नहीं होगा, मकान होगा, ठीक है, मकान होगा। इसमें क्या होगा? छत है, दीवार है, फर्श होगा, किसमें? मकान में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मकान के लिए शब्द यूज़ किए जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हो घर के, मकान के लिए, लेकिन घर परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जिस दिन परिस्थिति बदली और आपने घर को छोड़ दिया तो वो लोग आपको हमेशा छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन मकान को हम परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आवास की मानव जीवन में आवश्यकता है। सुरक्षात्मक, मानसिक सुरक्षा के लिए, धन एवं कीमती सामान की सुरक्षा के लिए, आर्थिक व स्नेहात्मक आवश्यकता के लिए, या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। क्या सही होगा आपके हिसाब से? चलिए बताइए। तो आवास की जो मानव जीवन में आवश्यकता होती है वो ये सभी होती हैं। हम आर्थिक रूप से सेफ रहते हैं अपने मकान में,
ठीक है ना। स्नेहात्मक होता है भाई, भावनाएं होती है अपने घर में, हम क्या होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं और सपोर्ट देते भी हैं। धन एवं कीमती सामान को भी सेफ रखते हैं अपने मकान के अंदर, ठीक है। और सुरक्षात्मक मानसिक सुरक्षा भी होती है भाई, सब कुछ सेफ है तो कहीं ना कहीं मानसिक सुरक्षा होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व की छाप मकान की डैश में दिखाई देती है, रंग में, दृश्य में, सतह में, बनावट में। ये कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन है लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में मत छोड़िएगा। परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व की छाप मकान की डैश में दिखाई देती है, किस में? पता ही किस में दिखेगी भाई, किस में? बनावट में दिखाई देती है। हम जब मकान बनाते हैं ना तो हम अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनवाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो गरीब व्यक्ति है तो वो अपनी उसकी पर्सनालिटी जो भी होगी उस हिसाब से सोचेगा, भाई उसके पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उसे ज़रूरी लगेगा उस टाइप का वो मकान बनवाएगा। अमीर व्यक्ति है, उन जिनके शौक़ होते हैं, मान लो किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी के घर में कोई प्रोफेसर है, अब वो अपना मकान बनवा रहा है तो वो लाइब्रेरी ज़रूर बनवाएगा, ठीक है ना, उसमें उसकी छाप ज़रूर दिखेगी। समझ में आया? तो इस टाइप से आप मतलब समझ सकते हो। किसी को कुकिंग का बहुत शौक है तो वो अपनी रसोई घर में स्पेशल काम करवाएगा कुछ ना कुछ, मतलब इस टाइप से कि वो आराम से रसोई में अच्छे से कुकिंग कर सके, और क्योंकि उसे शौक है तो वो उसके लिए हर मतलब चीज़ को चाहेगा किचन के अंदर, तो वो छाप उसकी ज़रूर दिखेगी। एक आदर्श, अगर किसी को पेंटिंग का शौक है तो आप देखोगे उसके घर में, उसके मकान में कलरफुल डिज़ाइन की चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, पेंटिंग वगैरह अच्छी अच्छी मिलेंगी, ये सब चीज़ आप समझ सकते हो। एक आदर्श मकान में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, नींव होनी चाहिए, भूमि का आकार होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। एक आदर्श मकान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ये सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, एक जो आदर्श मकान होता है उसमें दिशा में भी सबसे ज़्यादा माना जाता है किसको? दिशा कैसी होनी चाहिए? पूर्वमुखी, ठीक है, ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा पूर्वमुखी। कैसा होना चाहिए? दिशा जो होनी चाहिए पूर्वमुखी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, मकान बनाने के लिए पहली अनिवार्यता है भूमि खंड का चयन करें, पास पड़ोस देखें, स्वास्थ्य संबंधी तथ्य देखें, स्थिति क्या है ये देखें। तो अगर आप मकान बनाने के मतलब मकान बनाने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले इनमें से क्या काम करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? आप भूमि खंड का चयन करोगे, ए ऑप्शन सही होगा। और जो ये भूमि खंड का आप चयन कर रहे हो ना, जो इसी समय तो आप ये देख लोगे ना कि स्वास्थ्य के लिए मान लो कोई समस्या होती है तो आपके आसपास हॉस्पिटल है नहीं है, पास पड़ोस का माहौल कैसा है, ठीक है, स्थिति वहाँ की कैसी है, वेंटिलेशन वगैरह का क्या रहेगा, मतलब आपके आसपास का एरिया कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इसी में देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि खंड का चुनाव करना चाहिए डैश, परिवार की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुसार, बी ऑप्शन है परिवार की अवस्था व आर्थिक स्थिति के अनुसार, सी ऑप्शन परिवार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और आवश्यकताओं के अनुसार, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो हमें जब मकान का चुनाव करना है तो भाई ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, देखनी पड़ेंगी, नहीं देखनी पड़ेंगी भाई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत कुछ देखना पड़ता है मकान खरीदते समय। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि खंड का चयन करते समय निम्न कानूनी पक्ष का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या चीज़ देखोगे? कानूनी पक्ष की बात हो रही है, पुरानी सभी रजिस्ट्री चेक करोगे, ठीक है, भूमि ग्रीन बेल्ट में तो नहीं आती, आवासीय क्षेत्र को शासन व नगर पालिका की अनुमति मकान बनाने के लिए है भी या नहीं, ठीक है, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे भूमि ग्रीन बेल्ट में तो नहीं आती, ये देखने का क्या मतलब है कि कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ने, जैसे रोड के किनारे की भूमि होती हैं, वो क्यों छोड़ रखी हैं? पेड़ पौधे लगाने के लिए, जिससे रोड पर जो है पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, या मतलब रोड पर पोल्यूशन से मतलब है रोड पर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो उससे जो धुआं वगैरह निकलता है, डस्ट उड़ती है, वो क्या करते हैं, रोड के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और शुद्ध वायु हम लोगों को मिल जाती है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जितना पोल्यूशन निकलेगा गाड़ी से, जो भी कार्बन निकलेगा वो सीधे हम लोगों की नाक में जाएगा, ठीक है ना, और जो हमारे लंग्स वगैरह को, हमारे हार्ट को, सभी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इस टाइप से भूमि, अगर इस टाइप की भूमि छोड़ रखी है किसी काम के लिए गवर्नमेंट ने, तो वो वाली चीज़ भी देख लेनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भूमि ग्रीन बेल्ट में आती हो, ओके, और सारी रजिस्ट्री भी चेक करनी जरूरी कि पुराना कोई विवाद तो नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, भूमि की बनावट को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं, रेतीली, चिकनी व पथरीली भूमि, कंकरीली व बनाई गई भूमि, सी ऑप्शन है रेतीली, चूने होगा ये, चूने, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की भूमि, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? देखो, जब भी आप भूमि
मतलब कोई देख रहे हो, तो इनमें से सारी चीज़ें जो हो आपको पता होनी चाहिए कि किस किस टाइप की भूमि की बनावट होती है। ठीक है, जब आपको भूमि की बनावट पता होगी तभी आप एक भूमि खंड जो आप अपना भूमि मतलब चयन करना चाह रहे हो उसको चयन कर पाओगे। आपको किसी मिट्टी की कोई क्वालिटी ही नहीं पता है तो आप मकान कैसी भी मिट्टी में बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई तरीके से बनाई जाती हैं। जैसे कि बात करें रेतीली, रेतीली मिट्टी कौन सी होती है भाई? रेतीली भूमि कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, पानी जमा नहीं होता। जो रेतीली होती है इसमें पानी क्या होता है, जमा नहीं होता है। अब पानी जमा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अच्छा क्या है, सीलन नहीं होगी उसमें, है ना, क्योंकि पानी सोख लिया जाएगा। तो मकान में क्या है, सीलन नहीं होगी। सीलन नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेतीली भूमि। चिकनी मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी क्या होगी, जल सोख लेगी। भाई चिकनी है, आपने देखी होगी, पानी को सोख लेती है। अब जब जल सोख लेगी, पानी सोख लेगी तो क्या होगी, सीलन पैदा करेगी। सीलन पैदा करेगी मतलब कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव खराब पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे अगर मजबूरी में चिकनी मिट्टी वाले मकान आपको बनवाने भी पड़ रहे हैं, नहीं आपको अवेलेबल है, तो इसमें क्या कहते हैं करना चाहिए, नींव जो होती है मकान की गहरी तथा चौड़ी रखनी चाहिए, जिससे क्या है आप जो सीलन है वो उतनी ज़्यादा नहीं पकड़ेगी। क्योंकि अगर हम पथरीली भूमि की, तो ये जो पथरीली भूमि होती है इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है मकान बनवाने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है मकान बनवाने के लिए, तो वो कौन सी है, पथरीली भूमि। ठीक है, जब कोई बड़ा मकान बनवाना हो, समझ रहे हो आप, जैसे किसी को बड़ा मकान बनवाना हो तो वो ऐसे ही जगह पर मकान बनाए, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा क्या होता है, समय शक्ति धन जो होता है ज़्यादा व्यय होता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि क्योंकि पथरीली है, अब आप उसको नींव खोदोगे तो थकान होगी नहीं होगी, पत्थर पे आप कोई भी चीज़ चलाओगे, फावड़ा वगैरह खोदने के लिए, भाई थकान होगी, शक्ति भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन मकान इस पर बहुत अच्छा बनता है, मकान इस पर अच्छा बनता है, पानी की कोई समस्या नहीं होती, सीलन वीलन आने की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती है। ओके, तो सबसे अच्छे मकान माने जाते हैं कौन सी, पथरीली। अब बात करेंगे हम किसकी, कंकरीली। कंकरीली भूमि, कंकरीली क्या होता है किसी को पता है, कंकरीली भूमि कैसी होती है, तो ये भी रेतीली भूमि के समान होती है, जो सबसे पहले हमने बताया था, जो पानी को नहीं सोखती। ये भी पानी को नहीं सोखती, मतलब जो कंकरीली ये भी पानी नहीं सोखेगी, और रेतीली भी पानी नहीं सोखेगी, और पथरीली भी पानी नहीं सोखेगी। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब बनाई गई भूमि कौन सी होती है, गड्ढे वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कूड़ा करकट भर के, गंदी सारी चीज़ें जैसे कि मल आदि भी इसमें भर दिया जाता है। ठीक है, कुछ भी इसमें भर दिया जाता है गंदा संदा, और उस पर क्या होता है, भूमि तैयार कर दी जाती है। कूड़ा करकट इसके नीचे होता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। तो इस प्रकार की भूमि कैसी होती है, कही जाती है कैसी भूमि, बनाई गई भूमि, क्योंकि बनाया गया है ना, नीचे कूड़ा करकट भरा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जब कूड़ा करकट के ऊपर मिट्टी डाल के उसे बना दिया जाएगा, तो नीचे क्या है, गैसें बनेंगी बहुत सारी, क्योंकि कूड़ा जो होता है सड़ता है, तो उसमें बहुत सारी गैस बनेंगी, तो उससे क्या होगा, वातावरण आपका दूषित होगा। ठीक है, वातावरण दूषित होगा। दूसरा क्या है, जब सामान नीचे भरा हुआ है वो जब दबेगा सड़ेगा, तभी क्या है, आपके मकान की जो स्थिति है, वो भी जो फर्श है वो आपका गड्ढे में जा सकता है। ठीक है, धंस सकता है। तो इस तरीके की इसमें क्या होती है, समस्या होती है। ओके, तो ये वाले मकान भी उत्तम नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से मकान उत्तम नहीं होते हैं, तो एक तो चिकनी मिट्टी वाले उत्तम नहीं होते हैं। चिकनी मिट्टी का तब भी आप कम से कम मतलब गहरी नींव चौड़ी नींव खोद के अच्छा बना सकते हो, लेकिन ये वाली बनाई गई भूमि बिल्कुल बेकार होती। ठीक है ना, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटे मकान, मतलब छोटे मकान आपको बनाने हैं तो कैसी भूमि अच्छी रहेगी, तो चिकनी और रेतीली भूमि अच्छी होती है। छोटे मकानों के लिए चिकनी रेतीली भूमि ही अच्छी होती है। ओके, बड़े मकानों के लिए हमने आपको बताया था कौन सी, मकानों को चाहे पथरीली और कंकरीली दोनों ही भूमियाँ अच्छी रहती, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसी होती हैं। ओके, अब बात हो रही है चूने, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। चूने, कैल्शियम और रेतीली मिट्टी की बात हो रही है। रेतीली, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। ठीक है, ये कौन सी वाली होती है, कौन सी वाली होती है, इसमें क्या होता है, पानी जो होता है रिस रिस कर नीचे जाता है, एकदम भी नहीं। जैसे कि ये वाली जो चिकनी मिट्टी थी ये पानी को सोख लेती है, लेकिन इसमें क्या रिस रिस कर जाता है पानी। कैसे जाता है, रिस रिस के। तो आपसे पूछा जाए किस प्रकार की मिट्टी में पानी रिस रिस कर नीचे जाता है, तो ये कौन सी है, चूने, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम वाली मिट्टी। और क्या होता है, ये जो होती है, ये भी मकान बनवाने के लिए ज़मीन बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो लगभग सभी, खाली एक थोड़ा गड़बड़ कर रही है चिकनी मिट्टी, और कौन सी गड़बड़ कर रही है यहाँ पर, बनाई गई भूमि। बकाया आप सभी से मकान बनवा सकते हो। तो ये सभी मिट्टी का मतलब सभी तरीके की भूमि को देख लेना चाहिए। तो भूमि खंड का जब भी चयन करो तो भूमि की बनावट क्या है ये जरूर देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11,
आवास निर्माण से पहले कागज पर वांछित निवास का नक्शा खींचना अर्थात रेखांकन करना ही योजना डैश योजना का अर्थ है। भूखंड का आवासीय या ए व बी दोनों या फिर केवल बी। क्वेश्चन को समझ में आया आपको? आवास निर्माण से पहले, अब आपने क्या है, भूमि खंड का चयन कर लिया। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आवास का निर्माण करने जा रहे हो, क्योंकि निर्माण कर रहे हो इसका मतलब भूमि खंड का आप चयन कर चुके हो। ठीक है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, कागज पर क्या कर रहे हैं, निवास के लिए नक्शा खींच रहे हैं। ठीक है, या उसका रेखांकन कर रहे हैं। भाई रेखांकन करना, नक्शा खींचना बातें की है, तो इसको हम क्या कहेंगे। अब हमने बताया भूखंड का तो चयन आप कर चुके, क्योंकि आप तो आवास निर्माण करने जा रहे हो। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, बी भी नहीं होगा, केवल बी होगा, डी ऑप्शन होगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि बी के बाद केवल बी दिया, तो ये वाला आंसर सही होगा, डी वाला। ठीक है, आवासीय योजना कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि अब हम आवास के लिए अपनी योजना बना रहे हैं कि हमें कैसा मकान बनाना है, उसी तरीके का हम नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नक्शे रेखाओं एवं आकृतियों के माध्यम से विचारों को मूर्त रूप देते हैं। यह कथन किसका है? क्या आर.एस. देशपांडे का है, बाई एस सेनी का है, निखिल एवं डॉसी का है, या फिर ग्रॉस एवं कैंडल का है? तो नक्शे रेखाओं एवं आकृतियों के माध्यम से विचारों को मूर्त रूप देते हैं, ये कथन है बाई एस सेनी की। ठीक है, अगर कहीं बात आती है किसकी, ओरिएंटेशन की बात आती है, तो हमेशा आर.एस. पांडे ही लगभग आंसर होगा। आर.एस. पांडे लगभग आंसर आपको यही मिलेगा ओरिएंटेशन में, जहाँ दिशा की बात हो, वो वहाँ पर ज़्यादातर डेफिनेशन आर.एस. पांडे की है, और 1% ही कोई और निकलेगा। तो यहाँ पर बाई एस सैनी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नक्शे के प्रकार होते हैं 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं नक्शे के प्रकार? 6 होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से, ये देख लीजिए। भूखंड योजना, धरातल योजना, विभाजित खंड योजना, बाह्य रूप योजना, त्रिविमितीय रूप, या फिर उद्यान योजना। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, आपके नक्शे लिखा हुआ नक्शे के प्रकार होते हैं। ठीक है, नक्शे, जब हम नक्शा बनाते हैं तो ये 6 तरीके के नक्शे बनाए जाते हैं। हम भूखंड के हिसाब से करते हैं, या फिर विभाजित खंड योजना बनाते हैं, त्रिविमितीय रूप बनाते हैं, या फिर धरातल योजना या बाह्य रूप को देखकर बनाते हैं, या फिर उद्यान की योजना के हिसाब से नक्शा तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूखंड योजना की विशेषताएं हैं। ये भूखंड का आकार, सीमा रेखाएं और क्रमांक को बताता है। भूखंड तक आने वाले सबसे निकटवर्ती मार्ग या उपमार्ग को बताते हैं। सी ऑप्शन है दिशा व प्रस्तावित नालियों की स्थिति को दर्शाते हैं। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। क्या होगा आंसर? तो जब भी भूखंड की हम योजना बनाते हैं तो उसमें ये जब नक्शा बनाया जाता है तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने जब भी नक्शा बनाया है, क्या देखना है हमें, नक्शे में हमें क्या क्या चीज़ें देनी है। एक तो उसका आकार बताना है, सीमाएं क्या हैं वो बतानी है, रेखाएं खींच कर ही हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, और क्रमांक नंबर डालते जाते हैं कि निकटवर्ती मार्ग या उपमार्ग को भी बताते हैं। भूखंड में क्या होता है, इसके पास मतलब उसके पास कहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है, कहाँ पर क्या मतलब स्कूल कॉलेज है, कहाँ पर यातायात का साधन उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और क्या होता है, दिशा भी, कि किस दिशा में नालियाँ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें क्लियर की जाती हैं। ओके, मतलब भूखंड की जब आप ज़मीन देखने जा रहे हो तब की बात की जा रही है। ओके, भूखंड प्लान में निरीक्षण चैम्बर को डैश स्याही से दर्शाया जाता है। जो भूखंड प्लान में निरीक्षण चैम्बर होता है उसे किस स्याही से दर्शाते हैं? लाल स्याही से, पीली स्याही से, नीली या हरी? तो जाहिर सी बात है कौन सा आंसर होगा? लाल स्याही। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भूखंड प्लान में जो निरीक्षण चैम्बर होता है उसको लाल स्याही से दर्शाते हैं। ओके, अगर दिशा की बात होगी उत्तर दिशा की तो किससे दर्शाएंगे? तो फिर ये एन का साइन बनाएंगे, एन बना देंगे। ओके, जब उत्तर दिशा के विषय में बात होगी तो ये एन बना देंगे भूखंड में। भूखंड योजना को अगर बात करें कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये भूखंड योजना व विस्तृत भूखंड योजना। तो भूखंड योजना के भी 2 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। एक ये भूखंड योजना, दूसरा विस्तृत भूखंड योजना। ओके, 2 पार्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा भूखंड योजना के। क्वेश्चन नंबर 16 है, आवास का वास्तविक रूप किस योजना से स्पष्ट होता है? भूखंड योजना से, धरातल योजना से, विभाजित खंड योजना से, या बाह्य रूप योजना से? तो आवास का जो वास्तविक रूप होता है वो किससे संबंधित होता है? वो होता है आपका किससे? धरातल योजना से। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आवास आपको घर बनाना है वो आपको धरातल योजना से ही पता चलेगा। ठीक है, कितनी मंजिलें हैं घर में, मतलब किस तरीके की सीढ़ियाँ हैं, किस तरीके का आपको फर्नीचर लाना है,
उनका आकार क्या होगा, दीवारों की मोटाई कैसी होंगी, दरवाज़ों की खिड़कियाँ कैसी होंगी, ये सारे कमरों की स्थिति कैसी होगी, ये धरातल योजना में आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविक रूप होता है। ओके, भूखंड में तो आपके ज़मीन, जो आप ज़मीन ले रहे हो, जो आप भूमि ले रहे हो, उसके आसपास की चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो धरातल योजना होता है उसमें आपके घर के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, मकान के रूम कैसे होंगे वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 17, यह नक्शे का विशुद्ध रूप से तकनीकी भाग है। यह योजना की आंतरिक रचना को स्पष्ट करता है। शब्द याद रखिएगा, तकनीकी, तकनीकी की बात हुई है। तो धरातल योजना है, भूखंड योजना है, विभाजित खंड योजना है, या फिर त्रिविमीतीय भाग है। तो ये होगा कौन सा, विभाजित खंड योजना। विभाजित खंड योजना कैसा, तकनीकी भाग है किसी भी नक्शे का, ये तकनीकी भाग के विषय में बताता है। ओके, जैसे कि हमारे शरीर में एक्सरे काम करता है ना, इस तरीके से ये काम करता है, मकान की भीतरी बनावट को बताता है। ठीक है, मकान की भीतरी बनावट को ये स्पष्ट करता है। समझ, जैसे कि नींव से फर्श किस प्रकार का भराव दिया जाएगा। ठीक है, नींव से जो फर्श तक किस तरीके का भराव दिया जाएगा, मकान में खंभे कैसे लगाए जाएंगे, ठीक है, कितने लगाए जाएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, इस तरीके की चीज़ें। ओके, छत की ऊंचाई कितनी होगी, उसकी मोटाई कितनी होगी, खिड़कियां व दरवाजे की ऊंचाई कितनी होगी, आकार कैसा होगा। तो ये विभाजित खंड योजना क्या होता है, तकनीकी होता है। भाई धरातल में क्या चीज़ होती है, भाई कमरों का के विषय में बताया जाता है कि हाँ कमरे बनाने हैं, अलमारी बनानी है, कैसे क्या करना है, ये सब बताई जा रही है। लेकिन कितने, मतलब उनका नाप वगैरह की बात हो तो वो विभाजित खंड योजना में होगा। ओके, नाप वगैरह, उनका आकार क्या होगा दरवाजों का, ये सब किसमें, विभाजित खंड योजना में होगा। तभी इसे तकनीकी कहते हैं। भाई टेक्निकली चीज़ों को सोच कर आप मकान बनाओगे कि कितना लंबा दरवाज़ा रखना है, कितना गेट किधर को खोलना है, ये सारी चीज़ें। भाई दरवाजे भी कई तरीके के होते हैं ना, सामने खुलने वाले, अंदर को खुलने वाले, दोनों गेट खुलते हैं किसी किसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मकान का नक्शा कुशल डैश के द्वारा बनवाना चाहिए, इंजीनियर, मैकेनिकल, वास्तुविद या फिर अनुभवी। तो मकान का जो नक्शा होता है वो वास्तुविद द्वारा, यहाँ पर वास्तुविद होगा, तापे मात्रा लगेगी छोटे ऊ की। ठीक है, वास्तुविद द्वारा बनवाना चाहिए। ओके, जिससे आप वो दिशा विशा को सही से ध्यान में रखते हुए, आपके भाई दिशा का बहुत महत्व है। सुबह की सूर्य की किरणें मिलनी भी ज़रूरी हैं, शाम को आपको जो सन जो होता है जाते हुए दिखता है, वो वाली चीज़ें भी मिलनी ज़रूरी हैं। ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, शाम का वातावरण अच्छा रहता है, सामने मतलब पेड़ पौधे हैं तो और अच्छा मतलब व्यू आ रहा है, अगर पूर्वी गेट है तो व्यू और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आपका वास्तुविद अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आवास योजना के सिद्धांत है आमुख, बृहदता, समूहीकरण, संवहन, एकांतता, परिवर्तनशीलता, स्वच्छता, वातायन, मितव्ययता व सुंदरता। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए सारे। अगर हम आमुख की बात करें, ठीक है, आमुख की बात आंग्ल भाषा में, आमुख का आंग्ल भाषा में अगर पूछा जाए क्या होता है, तो इसमें आंग्ल भाषा में इसका पर्याय होता है, अर्थ होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ठीक है, समझ में आया क्या होता है आंग्ल भाषा में ओरिएंटेशन, इसका अर्थ होता है किसका, आमुख का। ओके, अब इसका अर्थ आपसे पूछा जाए, भाई पर्याय तो हो गया, आंग्ल भाषा में हम इसको ओरिएंटेशन कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो ये है आकाश के पूर्वी भाग में। आकाश मतलब ऊपर का जो आप जानते हो व्यू होता है, तो आकाश के पूर्वी भाग भाग की स्थिति, आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति, ये आमुख का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थिति क्या होता है, ये ओरिएंटेशन का अर्थ है आंग्ल भाषा में। समझ में आ गया आपको इतनी बात। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि ठंडे देशों में क्या होता है, दिन भर सूर्य का प्रकाश आपको चाहिए होता है, जिससे क्या होता है आपको ऊष्मा प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दक्षिण मुखी जो होता है मकान का चुनाव करते हैं। ठीक है, ठंडे देश जहाँ होते हैं वहाँ हम दक्षिण मुखी ही आमुख का चुनाव करते हैं, लेकिन जो गर्म देश होते हैं वहाँ पर हम क्या उत्तर मुखी आमुख को प्राथमिकता देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो ये क्या है, एक आमुख है। आमुख का मतलब होता है एक ऐसी जगह का चुनाव करना जो हमारे मौसम के हिसाब से वर्षा का दिन है, गर्मी का दिन है, उस तरीके से आपको स्थिति के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती रहें, सूर्य की किरणें वगैरह मिलती रहें। ठीक है, धूप है, वर्षा है, इन सारी चीज़ों से आपको बचाव भी रहे और आपको ये चीज़ें मिलती भी रहें देखने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आमुख का अर्थ। ओके, बृहदता, रूमीनेस का मतलब ये होता है कि बृहदता को रूमीनेस कहते हैं कि एक जैसे मान लो रूम है, उसमें कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। समूहीकरण का मतलब है जो रूम है तो वो ऐसे नहीं बनाना कि एक रूम यहाँ एक रूम वहाँ, जिससे एक रूम से दूसरे रूम में जाने में ही सदियों बीत जाए। ठीक है, या फिर मतलब
एक ही रूम में क्या है, आजकल आप जानते हो कनेक्टेड बाथरूम, लैट्रिन वगैरह आ रहे हैं ना, तो इस तरीके के जो होते हैं समूहीकरण कहलाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा 19 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सामान्यतः आमुख को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं: सूर्य का भ्रमण चक्र व हवा की दिशा, वर्षा की दिशा एवं गति, भूखंड की स्थिति, या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। देखो आमुख से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इसके प्रश्न ज़्यादा डाले हैं। ठीक है, तो आमुख को ये सारे कारक प्रभावित करेंगे। अगर सूर्य का भ्रमण सही नहीं है, हवा की स्थिति सही नहीं है, वर्षा की स्थिति एवं गति सही नहीं है, मतलब ऐसी जगह पे आपका मकान है, ये सारी चीज़ें आपको इनका व्यू नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप मतलब आपकी जो आमुख को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आमुख का मतलब क्या होता है, हमारे लिए सारी चीज़ें ये प्राप्त होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होना, लेकिन हमें इसमें नहीं प्राप्त हो रही, इसका मतलब क्या है, ये प्रभावित कर रहा है आमुख को। क्वेश्चन नंबर 21। कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करना कहलाता है बृहदता, संवहन, आवास योजना, एकांतता। तो मैंने क्या कहा, अधिकतम उपयोग को हम बृहदता कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संवहन के प्रकार कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं या 5 हैं? संवहन के प्रकार आपको बताने हैं। तो संवहन जो होते हैं आपके, बी ऑप्शन सही होगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो होता है आपका क्षैतिज संवहन, ठीक है, क्षैतिज संवहन, ओके, संवहन। और दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा कौन सा होता है? लंबवत संवहन, लंबवत संवहन। ठीक है, ये 2 तरीके के संवहन होते हैं। संवहन को हम कहते हैं सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन कहते हैं संवहन के लिए, ओके। इससे क्या होता है, एकांतता का मतलब अभाव रहता है संवहन से, और चीज़ें मतलब सही रहती हैं आपके मकान में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इन दोनों के विषय में जानेंगे कि ये होते क्या हैं, क्षैतिज संवहन और लंबवत संवहन। क्षैतिज संवहन का तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 23, क्षैतिज संवहन का तात्पर्य है एक ही तल पर आने जाने से, एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए साधन। सी ऑप्शन लिफ्ट का प्रयोग, डी ऑप्शन सीढ़ी का उपयोग। तो संवहन का क्षैतिज संवहन का तात्पर्य क्या मैंने बताया, संवहन 2 तरीके का होता है। तो यहाँ पर क्षैतिज संवहन का जो तात्पर्य है वो है एक ही तल पर आने जाने के लिए। ये कहाँ होता है? फर्स्ट फ्लोर पर होता है। फर्स्ट फ्लोर मतलब इसमें कोई मंजिल तो नहीं है, तो आप जब एक ही तल पर चल रहे हो तो अब वहाँ पर आपको ना तो किसकी ना मतलब दूसरे तल पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब सीढ़ियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लिफ्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और सीढ़ी की भी बता दी आपको नहीं आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही तल पर आ जा रहे हो, तो इसको तो हम कहेंगे क्षैतिज संवहन। लेकिन ये जो 3 आपको ऑप्शन और दिख रहे हैं ना, सीढ़ी का उपयोग, लिफ्ट का प्रयोग, एक तल से दूसरी तल जाने के लिए साधन, तो अब भाई साधन क्या है भाई, एक से दूसरे तल पर आप जा रहे हो तो साधन क्या होगा, लिफ्ट का प्रयोग करोगे या फिर सीढ़ियों से जाओगे, 2 साधन हो गए। तो ये तीनों पार्ट किसके हो गए? ये हो गए लंबवत संवहन के। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप ऐसे समझ भी नहीं पाओगे जल्दी, ठीक है, इनको या तो 2-4 बार पढ़ो आप तब समझोगे, नॉर्मल ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षैतिज संवहन का प्रकार क्या है? एक ही तल पर आने जाने से मतलब है यहाँ पर, और लंबवत संवहन का मतलब है एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए साधन, लिफ्ट का प्रयोग और सीढ़ी का प्रयोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? कृत्रिम प्रकाश होता है और प्राकृतिक प्रकाश होता है। प्राकृतिक सबसे बड़ा क्या है? सूर्य की किरणें हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा। और कृत्रिम में आप जानते हो बहुत साधन है, आजकल हम इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे भाई? जो आजकल हम लाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कृत्रिम साधन है प्रकाश के। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास का लास्ट है, वायु विजन के प्रमुख कार्य हैं दुर्गंध से मुक्ति व आर्द्रता में कमी, ओजोन की समुचित आपूर्ति। सी ऑप्शन शरीर पर सुखद ठंडेपन का आभास, या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो वायु विजन सही, भाई सही वायु विजन हम क्यों देखते हैं भाई? क्यों देखते हैं? कभी सोचा है आपने सही वायु विजन क्यों देखते हैं? दुर्गंध से मुक्ति रहती है भाई, वायु अगर आ जा रही है, सूर्य की किरणें आपको मिल रही तो क्या दुर्गंध से मुक्ति रहेगी। और दुर्गंध से मुक्ति कब होगी? जब आर्द्रता आपकी कम होगी, मतलब रूम जो घर है उसमें नमी मतलब कम होगी तो दुर्गंध कम आएगी, ठीक है। ओजोन की समुचित आपूर्ति भी होती है यहाँ पर, और शरीर पर सुखद ठंडेपन का आभास होता है, मतलब आवश्यकता अनुसार ओस वगैरह भी आपको प्राप्त होती है, ठीक है। व्यवस्था होती है उनकी ऐसी जो आपके घर के अंदर ज़्यादा नमी नहीं बनती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ओके। बट अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था ये क्लास में। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा कि मैम ये कमी लगी, ठीक है भाई। 2 में से एक काम करने ही पड़ेंगे, या तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मैम कमी, मेरी कमी बताओ, ठीक है। तो कोई नहीं, ये सब मजाक की बातें हैं, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, नहीं तो
कोई नहीं, पढ़ते रहिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी उम्मीद है। अगर मेरी वजह से आपका किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो मैं समझूंगी मेरी मेहनत सफल हुई। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।